नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकाती रिपोर्ट को लेकर जारी सियासी हंगामा आराई और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से अगवाशुदा लापता बलोचों की रिहाई के लिए हो रहे एहतजाजी मुजाहरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हुक्मरां पार्टी की फॉरेन फंडिंग में घोटाले की रिपोर्ट पर मचा सियासी कोहराम। पाकिस्तान में बलोचों की बढ़ती अगवाकारी पर सरापा एहतजाज मुतासरा खानदान। और पाकिस्तान में गहराया बेकाबू महंगाई और रसोई गैस की किल्लत का बहरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनिंग कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बरसर इख्तदार वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की जानिब से फॉरेन फंडिंग में भारी घोटाले के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात करके सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया है। दरख्वास्त गुजार और अपोजिशन जमातों का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को रियासत मदीना और करप्शन फ्री निज़ाम के सब्ज बाग दिखाती रही इमरान खान की हुकूमत, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ने इमरान खान हुकूमत के चेहरे से ईमानदारी का मुखौटा उतार दिया है। ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है, ये पिछले 7 सालों में ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि जो मुकद्दस गाय होती है उसको कैसे बचाया जाता है। जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र किया था कि यहां कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो ये केस उसका मुंह बोलता सबूत है कि कैसे मुकद्दस गाय को बचाया जाता है एहतसाब से और इंसाफ के कटहरे में लाने से। आखिरकार पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के दरखास्त गुजार अकबर S बाबर की फरियाद सुन ही ली। 7 बरस के तवील अरसे के बाद ही सही, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी स्क्रूटनिंग कमेटी की जानिब से जमा कराई गई तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक कर ही दी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनिंग कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से तैयार करदा रिपोर्ट पेश कर दी है। 3 सालों तक टाल मटोल करने के बाद स्क्रूटनिंग कमेटी की पहली तहकीकाती रिपोर्ट पर दरखास्त गुजार अकबर S बाबर ने ये रद्द अमल जाहिर किया। स्टेट बैंक के तवसत से तमाम बैंकों के जरिए इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। ये वो अकाउंट्स हैं जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। आज तक 3 साल 9 महीने 3 साल होने को हैं, हमें आज तक वो 28 ओरिजिनल बैंक अकाउंट्स हमसे छुपाए गए। उसके बाद जब हमने स्क्रूटनी कमेटी से दरख्वास्त की कि हमें ये तमाम मवाद दिखाया जाए ताकि हम आपकी मदद कर सकें कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी फंडिंग हुई है, तो स्क्रूटनी कमेटी ने बारहा ये ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर शीट में लिखा कि ये हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि ये PTI एतराज करती है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनिंग कमेटी की जानिब से PTI की फॉरेन फंडिंग केस की पहली तहकीकाती रिपोर्ट 229 पेज पर मुश्तमिल है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादो शुमार पर मबनी रिपोर्ट में इस सच्चाई की तस्दीक की गई है कि वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के कुल 77 खाते हैं, लेकिन PTI ने 12 खाते ही जाहिर किए हैं और PTI की जानिब से 2012-13 में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए तफसीलात की बुनियाद पर इन खातों में भी करोड़ों रुपए का फर्क है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के लीडरान ने स्क्रूटनिंग कमेटी की रिपोर्ट को लेकर एहतसाब का राग अलापने वाली इमरान खान की हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद की। असल बात यह है कि जो ईमानदारी का मेकअप
عمران نیازی نے اور پی ٹی آئی نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس نے اس میک اپ کو دھو کے رکھ دیا ہے، اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ کسی سیاسی جماعت نے آج تک نہ کیا ہے اور شاید نہ کوئی کر سکے گا جتنا پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت الیکشن کمیشن میں زیر سماعت پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے نہ صرف تاخیری بلکہ تاناشاہی حربے اختیار کرتی رہی۔ انہی حربوں کے تحت عمران خان حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کئی بار اسٹے آرڈرز لیے اور پاکستان الیکشن کمیشن میں کئی آفیسرز کی غیر قانونی تقرری اور چیف الیکشن کمشنر پر سنگین الزامات تک لگائے۔ اس پر پاکستان کی حزب اختلاف جماعتوں کے لیڈران بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کر کے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ سنانے کی گزارش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچائی منظر عام پر آنے سے بوکھلائی عمران خان کی حکومت نے اب پاکستان الیکشن کمیشن میں اپوزیشن جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے درخواستیں دائر کروا دی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں الزامات جو ہیں وہ پارٹیوں کے اوپر بہت بڑے بڑے لگے ہوئے اور بڑے بڑے لیڈرز نے لگائے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ نے کہا کہ جی نواز شریف کے پاس فنڈنگ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے پاس سے آئی۔ تو الزامات تو بہت سارے لگتے رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا بہت بڑے بڑے لیڈرز لگاتے رہے ہیں الزامات، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے تمام تینوں جو اسکروٹنی کمیٹی ہیں ان کی رپورٹس جو ہیں اس کو فل فور مرتب کیا جائے، اور یہ ہم نے پٹیشن بھی فائل کی ہے اور تینوں جو ہے رپورٹس وہ سامنے رکھی جائیں۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ فنڈنگ کی رپورٹس جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے رکھی جائیں گی اور الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی تو ساری قوم دیکھے گی کہ سب سے زیادہ شفاف طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا تحریک انصاف نے، عمران خان نے، جس کے اوپر قوم کو اعتماد ہے۔ بہرحال پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک میں شامل اپوزیشن جماعتوں نے عمران خان کی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن میں اپنے خلاف اپیلیں جمع کرائے جانے کو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی حکمت عملی بتایا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے کہا کہ پاکستان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے درخواست دائر کرانے والے اکبر ایس بابر خود پی ٹی آئی کے بانی رکن رہے ہیں اور وہ 100 صفات پر مشتمل اپنی فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ میں عمران خان کی حکمران پارٹی پی ٹی آئی پر اربوں روپے کے گھوٹالے کے الزامات لگا چکے ہیں۔ انہی الزامات کی پردہ پوشی کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت ان کے خلاف مالی گھوٹالوں اور منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات لگا کر ان کا میڈیا ٹرائل کرتی رہی، لیکن عمران خان حکومت کے سابقہ حکومتوں کے خلاف کرپشن اور احتساب کے فریبی راگ کی سچائی اب جگ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب بات پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے سنگین مسئلے لاپتہ افراد کو لے کر مچے ہاہکار کی۔ یوں تو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی چاروں صوبوں میں ہی ریاستی ظلم و زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے محکوم لوگوں کو جبراً اغوا کر کے خفیہ ٹارچر سیل میں ماورائے عدالت قتل کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ریاستی مظالم سے سب سے زیادہ اجیرن ہیں جبراً قبضے والے بلوچستان کے متاثرہ خاندان، جو برسوں سے لاپتہ اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پریس کلب کے باہر ہاتھوں میں اپنے والد کی تصویر لیے ہوئے میرے پاپا کہاں ہے بولتی یہ ننھی بچی لاپتہ عبدالحمید زہری بلوچ کی بیٹی ہے۔ اس معصوم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے والد کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا ہے اور وہ اب کہاں اور کس حال میں ہے۔
عبد الحمید زہری بلوچ ہزاروں بدقسمت لاپتہ بلوچ افراد کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں بلوچ قوم کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اغوا کر چکی ہے۔ جی ہاں، 10 اپریل 2021 یہی وہ منحوس تاریخ ہے جب عبد الحمید بلوچ کو پاکستان کے تجارتی شہر کراچی کے گلستان جوہر علاقے میں واقع ان کے گھر سے سادہ لباس میں ملبوس خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے دن دہاڑے اغوا کیا اور تبھی سے عبد الحمید بلوچ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ رات ہوگی، میرے بابا کو اس رات زبردستی ہمارے گھر سے اٹھایا گیا۔ 8 سے 10 افراد کے قریب نقاب پوش لوگ جو کہ ہمارے گھر کے اندر زبردستی گھس آئے اور وہ بار بار شناختی کارڈ اور میرے بابا کا موبائل فون پوچھ رہے تھے۔ موبائل فون کو چیک نہیں کیا، لیکن میرے بابا کا شناخت کچھ اس طرح کیا کہ ان کے پاس میرے بابا کی تصویر پہلے سے ہی موجود تھی اور ہمیں کہا کہ یہ ایک چیکنگ ہے، ہم 5 منٹ میں آپ کے بابا کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ 5 منٹ آج تک ہمارے لیے بہت زیادہ ہوئے۔ آج تک وہ ظلم جب ہم سہتے آ رہے ہیں۔ اس رات کے بعد ہمارے گھر پہ صبح نہیں ہوئی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں جب اپنے کسی بے قصور شہری کو جبرن اغوا کر کے لاپتہ کرتی ہیں تو ایسے میں ناقابل برداشت حیرانی اور درد و کرب ہونا لازمی ہے، لیکن پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کے بے گناہ لوگ یہ ریاستی ظلم و جبر اور درد و کرب گزشتہ 73 برسوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ عبد الحمید زہری کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے دیگر لاپتہ افراد کے متاثرہ خاندان بھی پیش رہے۔ ان میں BSO کے لاپتہ جنرل سیکریٹری شبیر بلوچ کی بہن، لاپتہ راشد حسین کی بھتیجی اور لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی بھی شامل رہی، جو پاکستان میں پچھلے کئی برسوں سے انصاف کی امید میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کا جو رویہ ہے وہ اب مزید قابل قبول نہیں ہے۔ اب تک ہم جو ہے تمام وہ قانونی اور آئینی طریقے آزما رہے تھے۔ ہم سڑکوں پر جانا، پریس کلبوں پر بیٹھنا، ٹی چوک پر دھرنا دینا، سردیوں اور دسمبر کے راتوں کو جو ہے سڑکوں پر گزارنا، اور گرمی جون اور جولائی کے مہینوں میں جو ہے دن کڑکتی دھوپ پر ہم جو ہے سڑکوں پر ہمارا آنا اور اپنے پیاروں کی مطالبہ، ان کی بازیابی کی فریاد۔ میرے خیال میں اب یہ بس ہے، اب مزید یہ طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اگر ریاست کو خود اپنے آئین، خود اپنے قانون، خود اپنے جو ہے انصاف کے اداروں پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم کس جو ہے امید سے انہی اداروں کے پاس جا رہے ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج لاپتہ بلوچوں اور بلوچ شہداء کے لواحقین کی جانب سے اپنے عزیزوں کی یاد میں شمعیں روشن بھی کی گئیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں صرف بلوچ ہی نہیں بلکہ سندھی اور پشتون قوموں پر ریاستی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے بھی عمران خان حکومت کی تاناشاہی اور غاصبانہ پالیسیوں کے خلاف ریلی اور جلسے جلوس منعقد کیے گئے۔ ان احتجاجی ریلیوں میں لاپتہ افراد کے لواحقین نے حصہ لے کر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا۔ شہید
पाकिस्तान में लापता बलोचों के अहले खाना के दर्द कर्ब और चीखो पुकार सुनकर संगे दिल इंसान तक के दिल दहल उठते हैं, मगर बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने ही मुल्क के बेगुनाह शहरियों को अगवा करके उनके साथ गैर इंसानी सुलूक की तमाम हदें पार कर दी हैं। इस संगीन सूरत हाल में लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर खामोशी तोड़कर सख्त नोटिस लेने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में सीएनजी और एलपीजी की किल्लत को लेकर मचे कोहराम पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। सिंध सूबे में हुक्मरान जमात पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से मंजूर करदा लोकल बॉडीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 की मुखालफत का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। ये सच्चाई सिंध सूबाई असेंबली के बाहर मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से धरना दिए जाने से सामने आई। काबिल गौर बात यह है कि सिंध में बल्दियाती निजाम तरमीमी एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने की अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी भी भरपूर हिमायत कर रही हैं। लिहाजा सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने जमात इस्लामी के लीडरान से धरना खत्म करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात सूबाई असेंबली में रखने की अपील की। पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार इमरान खान हुकूमत के सेहती शोबे में बेहतर तिब्बी सहूलियात और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाने के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। इस जमीनी सच्चाई की तस्दीक इस बात से हो जाती है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 3 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में महज एक MRI मशीन दस्तयाब है और वो भी तकरीबन 25 साल पुरानी। सरकारी डॉक्टर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में पिम्स, पॉली क्लिनिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे अहम हॉस्पिटल्स में जदीद तिब्बी साजो सामान अपग्रेडन फंड में खुर्द बुर्द की वजह से मुहैया नहीं हो सका। नतीजतन गरीब आवाम को प्राइवेट लैब से महंगे टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर और पंजाब असेंबली के रुकन बिलाल यासिन को मोटरसाइकिल सवार नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मार दी। हालांकि इस हमले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर बिलाल यासिन की जान तो बच गई, ताहम गोलियां लगने की वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। डॉक्टर्स और पुलिस के मुताबिक बिलाल यासिन को नामालूम हमलावरों ने 2 गोलियां मारी जो उनके पैर और पेट में लगी, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने हमले पर अफसोस जाहिर करते हुए पुलिस को हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने के अहकामात दिए। बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने इसकी वजह तदरीसी अस्पतालों से सिविल सर्वेंट्स की महकमा सेहत में जबरी मुंतकिल का हुकूमती फैसला बताया है। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के तर्जुमान ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो तमाम सर्विसेज का बॉयकॉट करके सड़कों पर निकल आएंगे। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि सूबाई वजीर सेहत अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिविल सर्वेंट्स को बलि का बकरा बना रहे हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में अपोजिशन जमातों के अरकान ने नादरा जैसे अहम सरकारी इदारों में रिटायर्ड फौजी अफसरान को भर्ती किए जाने के बारे में सवालात पूछे, जो हुक्मरान जमात पीटीआई के लीडरान टाल मटोल और शोर शराबा करते रहे। अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद और पीएमएलएन के सीनेटर आजम नजीर तालड़ ने कहा कि इमरान खान हुकूमत एक तरफ माली बहरान की आड़ में
सरकारी मुलाजमीन को निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आला तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी फौज से रिटायर्ड फौजियों को दोबारा नौकरियां देने का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशंस की रुनुमाई तकरीब का इस्लामाबाद में एहतमाम किया। इस तकरीब में इमरान खान की वफाकी काबीना में शामिल कई वुज़रा के अलावा कुछ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान में जल्द ही आम इंतखाबात होने की पेशगोई करते हुए अपोजिशन जमातों पर जमकर सियासी तनकीद की। शेख रशीद अहमद ने मार्च 2022 में इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने वाली अपोजिशन जमातों को अपने फैसले पर नजरे सानी करने का मशवरा दिया और कानून से खिलवाड़ करने पर सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी। लापता अफराद के बाद बात मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान के गरीब अवाम की, जिनकी मुसीबतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली, पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरियात की शदीद किल्लत ने गरीब खानदानों का जीना ही दुश्वार कर दिया है। पाकिस्तान में सीएनजी और एलपीजी के बहरान को लेकर मचे हाहाकार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। हर रोज दिन में 3 दफा वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की कौमी असेंबली यानी पार्लियामेंट में घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में हर रोज 3 मरतबा रसोई गैस फराहम कराने की यकीन दहानी करवाते रहे वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर, लेकिन पाकिस्तान के वजीर तवानाई हम्माद अजहर की यकीन दहानी और खोखले वादे धरे के धरे रह गए। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान के चारों सूबों में गैस की शदीद किल्लत के बहरान को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है, लेकिन अब वही पाकिस्तान के वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने गैस की किल्लत के बहरान पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है, और जो बाहर से गैस आती है LNG वो बहुत महंगी है, इसलिए एक हद से ज्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के वजीर तवानाई हम्माद अजहर की वजाहत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में रसोई गैस की किल्लत के बहरान की वजह से हर खास व आम खानदान बुरी तरह से मुतासिर है, क्योंकि जीने के लिए खाना और खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाना तो अशद जरूरत है। लेकिन मौसम सरमा में सुई नर्दन गैस अथॉरिटी ने पैदावार के मुकाबले खपत बढ़ने की वजह से पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 महीनों से गैस की सप्लाई बेहद कम कर दी है। नतीजतन पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों के बाशिंदों को अब गैस चूल्हों की बजाय लकड़ी के चूल्हे जलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन मुतासिरा खानदानों का कहना है कि गैस की सप्लाई मुनक़ता और मीटर बंद होने के बावजूद उन्हें भारी भरकम बिल की अदायगी करनी पड़ रही है। आप ये देखें, शहर के अंदर गैस बिल्कुल गायब, बिजली कहाँ आसमानों पे। गैस एक घरेलू सारिफ अगर इस्तेमाल करे ना करे 300 रुपए उसको मीटर चार्जेस देने ही देने। क्या जुल्म नहीं है? क्या ये IMF ने लागू नहीं किया? IMF ने लागू किया ना कि आपका अगर मीटर बंद है तो भी आपको 300 रुपए चार्जेस देने ही देने। माशी बदहाली के आलम में पाकिस्तान में एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली और गैस की शदीद लोड शेडिंग से परेशान हाल पाकिस्तानी शहरियों में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के लापरवाह रवैये को लेकर अवाम में बेइत्मीनानी की लहर के मद्देनजर अपोजिशन की सियासी जमातों ने भी सड़कों पर उतरना तेज कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में CNG गैस की सप्लाई पर बंदिश की वजह से घरेलू सार्फिन ही नहीं बल्कि सनअतकारी और तिजारती सरगर्मियों पर भी बेहद बुरा असर पड़ रहा है, और इससे गरीब खानदानों की रोजी रोटी बुरी तरह मुतासिर हो रही है।
शहर की तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। कमर्शियल जो है कमर्शियल मीटर ऐसे भागते हैं और इतने जल्दी वो अपने वो एमबीज गिराते हैं कि आपको बयान से बाहर है। उसका बिल 50,000 1 लाख रुपए का बिल उसका हर महीने का होता है। अगर वो यूज़ ना भी करें मीटर तो भी 10,000 रुपए का उसका बिल होता है। आपको बड़े बड़े गैस के सिलेंडर रखने पड़ते हैं, अपनी कोटालियाँ यानी कि भट्टियाँ जो होती हैं जिसके अंदर खाम माल आप पिघालते हैं उनके लिए। उसके बावजूद भी उस मीटर की चार्जेस जो है लैंड लाइन जो है उसके चार्जेस 5,000 रुपए। अब आप देखें सीएनजी बंद कर दी। अब आप देखें आप किस तरफ जा रहे हैं। अब आप आपस के अंदर ही लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि आप उस तरफ चले गए जिस तरफ जाके एक जंग में आग फैल जाती है। आपने अपने आप को खुद आग की तरफ ले लिया। पाकिस्तानी अवाम को तब्दीली और रियासत मदीना की सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान की हुकूमत इख्तिदार पर काबिज तो हो गई, लेकिन 3.5 साल के तवील अरसे से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने की बजाय मजीद इजाफा ही कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में सीएनजी और एलपीजी के खिलाफ सुई सर्दन गैस अथॉरिटी के दफ्तर के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की रहनुमाई किए जा रहे एहतजाजी मुजाहरों में कराची का हर तबका हिस्सा लेकर इमरान खान हुकूमत की नाअहली और नाकामी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।